नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है एस काश यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आप जानते हैं DSSB PRT की जो आपको परमानेंट रिक्रूटमेंट देखने को मिली थी, उसके आपके कल से एग्ज़ाम स्टार्ट हो चुके हैं और ये आपके एग्ज़ाम पूरे मंथ चलने वाले हैं। तो एग्ज़ाम से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पर आज हम चर्चा करने वाले हैं और निश्चित ही दोस्तों, जिन भी विषय पर आज हम चर्चा करेंगे ताकि जब आप भविष्य में एग्ज़ाम देने जाओगे, चाहे आपका कल एग्ज़ाम है या फिर किसी भी डेट को एग्ज़ाम है, आपको समस्या न देखने को मिले। क्योंकि दोस्तों, छोटी छोटी गलतियाँ ना आपका सिलेक्शन को प्रभावित करती हैं और फिर इसका आपको जो खामियाजा जो होता है वो भविष्य में भुगतना पड़ता है। तो इसलिए स्टार्टिंग में इस वीडियो को अच्छे से देख लेना ताकि जो छोटी छोटी गलती होती है वहाँ पर अपने एग्जाम में ना करें। गाइस, यदि आप DSSB PRT एग्ज़ाम 2022 की मॉक टेस्ट और टेस्ट सीरीज़ के माध्यम से तैयारी या फिर प्रैक्टिस करना चाहते हैं ताकि जब आप भविष्य में एग्ज़ाम देंगे तो आपको एक आइडिया हो जाएगा कि किस तरह के आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, किन क्वेश्चंस में आपका ज़्यादा समय लग रहा है, कहाँ पर आप गलती कर रहे हैं, तो ये टेस्ट सीरीज या फिर दोस्तों प्रैक्टिस आपकी परीक्षा ऐप पर अवेलेबल है। इस प्लेटफॉर्म पर DSSB PRT पेपर 1 पेपर 2 के लिए 200-200 मार्क्स के मॉक टेस्ट तैयार किए गए हैं, जो कि आपके सिलेबस वाइज लेटेस्ट पैटर्न और दोनों ही भाषाओं पर आधारित है, हिंदी और इंग्लिश। और इस टेस्ट सीरीज के अंतर्गत क्वेश्चंस के आंसर बताने के साथ साथ उन्हें एक्सप्लेन करके बताया गया है। और इन लाइव टेस्ट को देने के बाद आप जितने भी मार्क्स प्राप्त करते हैं उससे आपको आपकी रैंक पता चल जाएगी, ताकि जब आप भविष्य में मेन या फिर फाइनल एग्जाम देंगे वो आप गलती ना करें जो आप इस टेस्ट में गलती कर रहे हैं। आप इस DSSB PRT की टेस्ट सीरीज को हमारा कोड KASIYAN50 लगाने के बाद 149 में परचेज कर सकते हैं। एप्लीकेशन को डाउनलोड करने का लिंक मैंने आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है और एप्लीकेशन पर आपको एक फ्री में डेमो भी देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों, एग्जाम से संबंधित बेसिक बातें तो आपको पता ही होंगी, वही आपको एडमिट कार्ड और आइडेंटिटी प्रूफ वगैरह लेकर जाना है, ठीक है। और क्या ड्रेस कोड है वो आप अपने हिसाब से देख लें, तो छोटी छोटी बातें। लेकिन महत्वपूर्ण बात ये है दोस्तों, आपका जहाँ भी सेंटर पड़ा है, अगर आपने वो पहले से विजिट कर रखा है तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपको लगता है कि आप पहुँच जाएंगे तो कोशिश करना जितने बजे से भी आपका या फिर जितने बजे से भी आपकी एंट्री स्टार्ट है उससे 2 घंटे पहले वहाँ पहुँच जाए, ठीक है। क्योंकि आप जानते हैं पूरी दिल्ली में मेट्रो तो है और अगर NCR वगैरह में भी आपका सेंटर पड़ता है तो वहाँ पर भी आपको मेट्रो देखने को मिल जाएगी। तो इसलिए ज़्यादा आपको समस्या देखने को नहीं मिलेगी सेंटर ढूंढने में। लेकिन समस्या जब आप देखने को मिलेगी जब अगर आप सेंटर पर आधे घंटे पहले पहुँचोगे और जब उसे जाके आप वहाँ पर ढूंढ रहे हैं। तो अगर आपने पहले विजिट नहीं कर रहा है तो कोशिश करना 2 या 1.5 घंटे पहले आप पहुँच जाओ। वो जो भी आपका सेंटर है उसके नियर जो भी मेट्रो स्टेशन पड़ता है वहाँ पर, अगर आप मेट्रो से जा रहे हैं, बाकी बाइक से जा रहे हैं, बस से जा रहे हैं, वो अपने हिसाब से देख लें, ठीक है। तो कम से कम 2 घंटे पहले आपको पहुँचना है। और दोस्तों, ये मत सोचना अगर आप 1 भी मिनट लेट हो गए ना तो दोस्तों इसकी गारंटी मैं दे रहा हूँ, मतलब जहाँ तक मैंने देखा जितने भी मैक्सिमम इनके जो एग्ज़ाम सेंटर होते हैं आपको बिल्कुल भी एंट्री नहीं मिलेगी, ठीक है, जो भी इनका निर्धारित समय। क्योंकि कोई ये वैसा एग्ज़ाम भी नहीं, आप किसी बोर्ड यूनिवर्सिटी का एग्ज़ाम दे रहे हो, थोड़ा रिक्वेस्ट करके प्रिंसिपल मैम से आप अपना एग्ज़ाम दे लोगे, तो ऐसा कुछ नहीं है। ये आप गवर्नमेंट रिक्रूटमेंट है उसका एग्ज़ाम दोगे और आप भविष्य में निश्चित रूप से अपने आप को एक शिक्षक के रूप में देखोगे। तो इसलिए बिल्कुल भी आपको लेजी नहीं होना है और लेट भी नहीं होना है, ठीक है। तो विशेष रूप से इसका ध्यान रखना। दूसरा दोस्तों, इसमें क्या समस्या आती है मैं आपको बिल्कुल जल्दी बता देता हूँ। जैसे आप एंट्री करोगे एकदम आपके पहले चेकिंग वगैरह होगी, ठीक है, और फिर आपकी फ़ोटो वगैरह क्लिक होंगी तो आपको बता देंगे किस फ्लोर पर आपको जाना है और उस फ्लोर पर आप चले जाओगे। वहाँ पर आप एक कंप्यूटर पे एक सर बैठे होंगे, उन्हें आप अपना एडमिट कार्ड दोगे, फिर वही कंप्यूटर पे आपकी एक सीट अलॉट कर देंगे, आपको आपका सीट का नंबर बता देंगे, ठीक है। तो ये जितना भी प्रोसेस होता है इसमें दोस्तों समय लग जाता है और एग्ज़ाम से पहले कम से कम दोस्तों 15 या 20 मिनट आपको समय चाहिए होगा अपने साथ बिल्कुल अपने से बात करने के लिए, ताकि आप उसमें योजना बना सको कि आपका भविष्य में, क्योंकि होता है ना दोस्तों, थोड़ा सा आप खुद से बात करोगे ना तो जब एग्ज़ाम होगा थोड़ी घबराहट वगैरह या फिर जो आप क्वेश्चन कर सकते थे उन्हें ना करें, तो ऐसी समस्या आपको कम ही देखने को मिलेगी, ठीक है। वैसे तो समय मिल जाता है, वो आधा घंटा देते हैं जिसमें आप नाम वगैरह भरते हैं, तो ठीक ठाक समय मिल जाता है और आधे घंटे बाद आपका एग्ज़ाम स्टार्ट होता है, ठीक है। तो ये आप सारा प्रोसेस करने के बाद आप अपनी सीट पर बैठ जाओगे। सीट पर बैठने के बाद दोस्तों यहाँ पर एक विशेष ध्यान ये बात रखनी है, आपको घड़ी आपकी वहीं दिख जाएगी, ठीक है। 2 घंटे का आपको समय मिलेगा, 200 नंबर का आपका क्वेश्चन पेपर आएगा और उसमें अपनी घड़ी ऐसे नहीं 1 से स्टार्ट होगी, वो माइनस में जाएगी पूरा 2 घंटे, फिर माइनस होती चली जाएगी। कई बार हड़बड़ी में क्या होता है दोस्तों, समय अभ्यर्थी ठीक से काउंट नहीं कर पाते हैं क्योंकि जब हड़बड़ी होती है, ठीक है। तो इसका भी ध्यान रखना, उल्टी घड़ी दौड़ के सीधी डोरे मार के चलो, आपको ये पता चले कि भाई अभी आधा घंटा हो गया, 45 मिनट हो गए, तो कोई दिक्कत नहीं है, वो उल्टी दौड़ेगी। तो उसमें आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा, अगर आप होपलेस हो रहे हो तो, ठीक है। तो फिर आपको ये कैलकुलेट करके देखना पड़ेगा कि कितना समय आपके पास बचा है, ठीक है। बस वो ये दिखाएगा कितना समय बीत चुका है, तो फिर उसमें आप देख लेना अपने हिसाब से। तो इसलिए इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना। दूसरा दोस्तों, आपको पता है आपका ऑनलाइन एग्ज़ाम होने वाला है। इसमें जो सबसे बड़ी बात क्या होती है, इसमें जैसे अदर आपने ऑनलाइन एग्जाम दिए होंगे उसमें ये होता था आप अपने हिसाब से जिस भी सब्जेक्ट को आप पहले करना चाहते हैं, जैसे 20 मार्क्स का आपका जो कॉमन पेपर होता है 5 सब्जेक्ट आते हैं, मैथ, रीजनिंग, जीके, इंग्लिश, हिंदी।
तो ये अपने हिसाब से आप जोन से अगर आपको मैथ्स पहले करना है, जी के पहले करना है, अपने हिसाब से कर लेते थे। लेकिन दोस्तों DRPS में ऐसा नहीं है, और भी बहुत सारे एग्जाम है जिसमें नहीं होगा, लेकिन जो आप PRT के एग्जाम दोगे इसमें तो बिल्कुल भी नहीं। इसमें ये अपने हिसाब से आपको सब्जेक्ट देंगे और 20-20 मार्क्स में डिवाइड करके रखेंगे। टोटल आपके जो होंगे 20 पार्ट होंगे, 20 नहीं सॉरी 10 पार्ट होंगे आपके। 200 नंबर का क्वेश्चन पेपर है ना, तो 10 पार्ट होंगे, एक पार्ट में 20 क्वेश्चन होंगे। और अगर एक पार्ट को एक बार आप सबमिट कर दोगे तो फिर आप दोबारा उस पार्ट पे नहीं जा सकते। लेकिन जिस पार्ट को आप जिस टाइम आप उसका एग्जाम दे रहे हो, तो जो उसमें 20 क्वेश्चन होंगे उसमें कभी भी कोई से भी क्वेश्चन पर जा सकते हैं, केवल 20 जो क्वेश्चन होंगे। एक बार एक पार्ट को आपने सबमिट कर दिया, एक सेक्शन को आपने सबमिट कर दिया, मान के चलो मैथ्स के आपको सेक्शन ने सबमिट कर दिया, फिर आप इंग्लिश पर चले गए तो आप वापस मैथ्स पर नहीं आ सकते। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। लेकिन जिस भी पार्ट के 20 क्वेश्चन आप सोल्व कर रहे हो, उन 20 क्वेश्चन में कभी भी किसी भी उसमें किसी भी क्वेश्चन पर आप कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखना। और जो अभी तक TGT वगैरह में मैंने देखा था वो इस तरह से इन्होंने डिवाइड कर रखा था। सबसे पहले आपकी रीजनिंग आती थी, उसके बाद आपकी जनरल अवेयरेंस आती थी, फिर आपकी मैथ्स आती थी, फिर इंग्लिश आती थी और फिर हिंदी आती। तो इस तरह से डिवाइड था। अब संभावना है दोस्तों आपको PRT में भी इसी तरह डिवाइड देखने को मिले, लेकिन एक बार आपका जो स्टार्टिंग वाला एग्जाम हो जाएगा फिर सेम ही चलता है। लेकिन अगर ये चेंज करते कुछ नहीं पता, लेकिन मैक्सिमम चांस होते हैं सेम ही चलता है। तो अपने हिसाब से देख लेना। जो इन्होंने TGT में जो इन्होंने एक प्रक्रिया निभाई थी वो मैंने आपको बता दी। सबसे पहले आपकी रीजनिंग, फिर जनरल अवेयरेंस, फिर आपकी मैथ्स, फिर इंग्लिश और फिर आपकी हिंदी। ठीक है, तो आप 20-20 क्वेश्चन कर लेना। और मुख्य बात इसमें आपकी नेगेटिव मार्किंग भी है, तो जिस भी क्वेश्चन को आप करो उसको ध्यान से करना। ठीक है, तो अपने हिसाब से चल लेना किस सेक्शन को आपको कितना समय देना। आपको पता लगे आपने रीजनिंग में ज़्यादा दे दिया, फिर दूसरे में आप नहीं दे पाए। ठीक है, तो पहले माइंड बिल्कुल सेट करके चलना है कि इस सेक्शन को मुझे इतना समय देना। आपने अभी तक काफ़ी सारी प्रैक्टिस कर ली होगी तो आपको काफ़ी ठीक ठाक अंदाजा होगा। ठीक है, बिल्कुल माइंड में सेट कर लेना, इस सेक्शन को मुझे इतना समय देना है, ज़्यादा से ज़्यादा 5 मिनट ऊपर हो जाए। क्योंकि कई बार क्या होता है, आप क्वेश्चन किसी को सोल्व कर रहे हो, आपको पता है मैं इस क्वेश्चन को घर पे कई बार सोल्व कर चुका हूँ, लेकिन वो गवर्नमेंट एग्जाम है तो कई बार उलझा देते हैं। आप हर तरह से उसका आंसर निकालने की सोचते हैं, लेकिन आंसर नहीं निकलता। उसमें आप लगे रहते हैं, पता लगता है आपने उस क्वेश्चन को 3 मिनट दे दी, 4 मिनट दे दी, 5 मिनट दे दी। दोस्तों ये सबसे बड़ी गलती होती है, क्योंकि क्वेश्चन चाहे आप आसान करो चाहे मुश्किल होगा तो वो एक ही नंबर का। तो दो बार ट्राई करो, ज़्यादा से ज़्यादा 3 बार ट्राई करो। 3 बार में अगर वो क्वेश्चन नहीं निकल रहा तो दोस्तों उसे स्किप कर दो, क्वेश्चन को बिल्कुल भी आपको उसे नहीं देखना। और 3 बार करने में अगर आपको लग रहा है 2 किन्हीं क्वेश्चन पर अगर आपको डाउट लग रहा है, वो आप अपने विवेक के अनुसार उस पर आंसर टिक कर सकते हैं, उसे स्किप भी कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन 2 या 3 बार आपको ट्राई करना है बस। 3 बार भी दोस्तों पता नहीं मैं क्यों बोल रहा हूँ, वैसे तो 2 ही बार करना चाहिए, लेकिन अगर आपको फिर भी लगता है कि 3 बार कर लेना चाहिए तो 3 बार आप ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, इसमें आपका काफ़ी समय चला जाएगा। लेकिन अगर 2 बार, वैसे तो मैक्सिमम क्वेश्चन ऐसे होते हैं, मतलब मैक्सिमम तो नहीं, काफ़ी क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसमें आप अगर एक बार में करोगे तो आपका क्लिक कर जाता है। ठीक है, कुछ क्वेश्चन तो दोस्तों आप जानते हैं अगर जिनका आंसर निकलेगा तो आपका 30 सेकंड में निकल जाएगा, नहीं निकलना होगा तो दोस्तों 1 घंटे में भी निकलेगा। तो ऐसे क्वेश्चन को आप पढ़ते हैं आपको समझ आ जाएगा कि ये क्वेश्चन मेरे टाइम खाने वाले हैं। तो इस तरह का ध्यान रखना, क्योंकि पहले आपका कॉमन पेपर आएगा, बाद में आपका विषय संबंधित आएगा। विषय संबंधित में इतना समय नहीं लगता है। ठीक है, क्योंकि इतना उसमें नहीं आपने पढ़ा होगा ना। मैक्सिमम क्वेश्चन जो आप पढ़ के जाते हैं जीके की तरह होता, आया तो फटाफट कर दिया, नहीं आया तो नहीं, उसमें आपको सोल्व नहीं करना होता। ठीक है, बाकी कुछ क्वेश्चन आपके विषय संबंधित में सोल्व करने वाले आते हैं, वो अपने हिसाब से आप देख लेना। ठीक है, तो उसमें इतना आपको समय नहीं लगेगा। लेकिन फर्स्ट पेपर में मैथ्स और रीजनिंग ये दोस्तों बहुत समय खाते हैं। ठीक है, इंग्लिश आप फटाफट कर लोगे, हिंदी आप फटाफट कर लोगे और जीके आप फटाफट कर लोगे। और जो बच्चे जीके पढ़ के जाते हैं, हिंदी पढ़ के जाते हैं, फिर इंग्लिश पढ़ के जाते हैं, उन्हें पता होता है कि हम इसमें अच्छा स्कोर कर सकते हैं, तो वहाँ पर वो थोड़ा समय दे देंगे, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं। क्योंकि वही 20 नंबर दोस्तों इंग्लिश के आपके, वही 20 नंबर आपके मैथ्स के। अब दोनों को अगर आप कंपेयर करोगे, मैथ्स आपका इतना ज़्यादा समय ले लेगा और इंग्लिश आपका कम समय लेगा। लेकिन मैथ्स में ऐसा होता है आपके काफ़ी अच्छे मार्क्स आ जाएंगे अगर आप पढ़ के गए हो, और इंग्लिश में मैथ्स की अपेक्षा आप इतने अच्छे मार्क्स नहीं ला पाओगे। लेकिन अगर आप अपना विवेक का इस्तेमाल करते हैं और आपने अच्छी मेहनत कर रखी है, तो फिर आप अपने हिसाब से देख लेना किस सब्जेक्ट में आप कितना स्कोर करोगे, और फाइनल स्कोर जब आएगा तो आपका टोटल कितना स्कोर होगा, और आपको एक अंदाज़ा होगा कि जो आपको फाइनल मेरिट देखने को मिलेगी वो कितनी मिलेगी। ठीक है, तो बिल्कुल आपका सिलेक्शन एक तरफ रख देना, बस आप ये टारगेट लेके चलना कि अभी आपको बस ये एग्ज़ाम सोल्व करना है, अच्छे से करना है। एग्ज़ाम होने के बाद फिर आपका जो चलता है डिस्कशन वगैरह करते रहना कि भाई तूने कितने करे, तुमने कितने करे, इसका ये सही था, उसका वो सही था। और अब तो ये भी इनकी अच्छी बात है, थोड़े समय बाद आपको जो आंसर की इनकी देखने को मिलेगी, जो आपका क्वेश्चन पेपर दे देंगे और उसमें ये भी मेंशन ये कर देंगे आपने कौन से क्वेश्चन पर टिक करा था। अभी तक टीजीटी में ये होता था कि बस ये आपको ये बता देते थे कि आपका आंसर शीट आपको दे देते, तो उसमें आपको ये नहीं पता होता था कि आपने कौन से क्वेश्चन पर टिक करा। लेकिन अभ्यर्थियों ने काफ़ी ज़्यादा बवाल करा, उसके बाद ये इन्होंने डिसाइड करा कि जब ये आंसर शीट आपको देंगे उसमें साइड में मेंशन भी रखेंगे कि इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का ये आंसर सही है, लेकिन आपने जो इसका टिक करा है वो ये वाला आंसर करा है। तो बिल्कुल दोस्तों रिजल्ट आने से पहले आपको पता चल जाएगा आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं।
ठीक है। फिर इनके बाद जो इनका नॉर्मलाइजेशन होगा और जो मेरिट लगेगी वो प्रोसेस बाद का होता है। लेकिन एक बार आपको आपके मार्क्स पता चल जाएंगे और आपके मार्क्स ठीक ठाक हुए तो आपको ये पता चल जाएगा आप एक सेफ एरिया में, ठीक है। और आप जो ये एग्ज़ाम देने वाले हैं इसमें आपके साथ जिनका पहले से परमानेंट रिक्रूटमेंट में सिलेक्शन हो चुका है, जैसे KVS वगैरह की बात करें, वो भी अभ्यर्थी होंगे। तो कंपटीशन आपको ठीक ठाक देखने को मिलेगा, क्योंकि दिल्ली का एग्ज़ाम है दोस्तों, इसे संपूर्ण भारत से अभ्यर्थी देते हैं, ठीक है। KVS का भी देते हैं, लेकिन दिल्ली में आपको पता ही है KVS में मगर जिन अभ्यर्थियों को घूमने का शौक होता है वो तो KVS पसंद करते हैं। लेकिन जो ये चाहते हैं कि एक बार जहाँ मुझे स्कूल मिल जाए बस उसी स्टेट में मिले या फिर उसी केंद्र शासित प्रदेश में मिले, और तो फिर ऐसा ज़्यादा मतलब कभी इधर कभी उधर ना होना पड़े, तो वो फिर अभ्यर्थी दिल्ली को में आते हैं, फिर किसी स्टेट गवर्नमेंट का एग्ज़ाम देते हैं, ठीक है। तो दिल्ली का जो एग्ज़ाम है इसमें आपको सैलरी में फ़र्क नहीं देखने को मिलेगा, बहुत अच्छी सैलरी आपको देखने को मिलती है जैसे आपको KVS में देखने को मिलती है, ठीक है। तो सैलरी आपको लगभग बराबर ही देखने को मिलेगी। लेकिन KVS में ऐसा होता है, आप जानते हैं उसमें ABC कैटेगरी के अगर सिटीज़ को डिवाइड करते हैं तो जो गांव वगैरह के होते हैं वहाँ सैलरी कम हो जाती है, ठीक है। लेकिन अगर हार्ड स्टेशन तो वहाँ पे कवर अप हो जाते हैं। तो KVS में आपको काफ़ी अच्छी सैलरी देखने को मिलती है, सेम आपको सैलरी दिल्ली में भी देखने को मिलती है, ठीक है। तो इसलिए काफ़ी ज़्यादा अभ्यर्थी इधर आना पसंद करते हैं। तो कॉम्पिटिशन ठीक ठाक देखने को मिलेगा, बिल्कुल शांत माइंड से आपको अपना एग्ज़ाम देना है। क्वेश्चन नहीं आ रहा, घबराना बिल्कुल भी नहीं है, आपको नेक्स्ट क्वेश्चन पर चले जाना है, ठीक है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है आपके माइंड में लगता है यार मैं वो भी गलत कर आया, वो भी गलत कर आया, और जब आप घर आके देखते हो, लोगों से डिस्कस करते हो, गूगल पर सर्च करते हो, तो आपको पता चलता है जो आप क्वेश्चन गलत सोच रहे थे वो आपके सही है, और सेम केस में इसका उल्टा भी हो जाता है, ठीक है। तो सारा डिपेंड करता है आपकी मेहनत पे और आपकी किस्मत पे। दोस्तों किस्मत भी बहुत ज़्यादा बड़ा पार्ट होता है लाइफ का, ठीक है। अगर आपको गवर्नमेंट सेक्टर में सिलेक्शन लेना है तो कुछ लोग तो ये भी बोलते हैं कि जिसकी किस्मत अच्छी होती है वो ये अभ्यर्थी मेहनत भी करते हैं, लेकिन ये पूरी तरह ठीक नहीं है। आप मेहनत करिए, बाकी किस्मत भी आपकी ज़रूरी है। किस्मत आपके हाथ में नहीं होती, लेकिन मेहनत आपके हाथ में है। जितनी हो सके आपने मेहनत कर ली होगी, और ऐसा नहीं है मतलब जब भी आपका कल है, जिस दिन भी आपका एग्ज़ाम है उस दिन आप लगे पड़े सारे पेज पलट रहे पढ़ रहे, इतना नहीं। उस दिन हो सके ना अगर आप करंट अफेयर अगर पढ़ रहे हैं तो पढ़ लेना थोड़े बहुत, ठीक है। बाकी अभी बहुत आपको समय मिल गया। PRT का एग्ज़ाम तो काफ़ी लेट हुआ है आपका, पहले अपेक्षा की जा रही थी पहले हो जाएगा, तो ठीक ठाक आपको समय देखने को मिल गया। तो ऐसा नहीं है एग्ज़ाम वाले दिन भी आप सारे के सारे कर रहे हो, तो थोड़ा अपने माइंड को जितना शांत करोगे ना, अगर आपने पहले मेहनत करी, अगर पहले मेहनत नहीं करी तो दोस्तों सिलेक्शन की संभावनाएं काफ़ी कम हो जाती है। फिर आप अपने हिसाब से चल सकते हैं, चाहे आप उस रात सोएं या ना सोएं। और ये एक बड़ी समस्या रहती है कि कुछ अभ्यर्थी क्या करते हैं, जैसे आपका मान के चलो कल एग्जाम है, आज रात को नहीं सोएंगे, तो ये भी थोड़ा सा, क्योंकि दोस्तों अगर आपका स्वस्थ शरीर होगा ना तो सब कुछ अच्छा होगा। दोस्तों कभी कभार कुछ एग्ज़ाम सेंटर वालों से बदतमीजी हो जाती है। आप जानते हैं आप जब एग्ज़ाम देने जाते हैं तो एग्ज़ाम जब आपका स्टार्ट हो जाता है उससे पहले आपको सिग्नेचर वगैरह करने होते हैं। तो अगर आपका नंबर स्टार्टिंग में आ जाता है तो ठीक रहता है, लेकिन जिनका नंबर लास्ट में आता है तो जब तक आपके पास ये आते हैं तो एग्ज़ाम का जो टाइम होता है वो लाइन बचा होता है। तो फिर आप अगर लास्ट टाइम में इनके सिग्नेचर में लग जाओगे तो दोस्तों आप अपने एग्जाम में 1-2 क्वेश्चन निश्चित रूप से मिस कर दोगे। तो इसलिए कोशिश करना इनसे स्टार्टिंग में बोल दो, जो आपको सिग्नेचर वगैरह कराने वो स्टार्टिंग में करा लें, एग्जाम होने के तुरंत बाद करा लें, मतलब स्टार्ट होने के तुरंत बाद या उससे थोड़ा पहले करा लें, ठीक है। लेकिन आखिरी में किसी भी तरह कोई भी सिग्नेचर हम नहीं करेंगे, तो ऐसा ही इन्हें स्टार्टिंग में आप बोल देना, ताकि जब आपका जो लास्ट टाइम बचेगा उसमें भी दोस्तों जो आपके 1-2 नंबर एक्स्ट्रा रहे होंगे, अगर आप इनके सिग्नेचर के चक्कर में पड़ गए तो दोस्तों फिर आपका ध्यान डाइवर्ट हो जाएगा और शायद से आपका वो क्वेश्चन गलत भी हो जाए। तो बस दोस्तों फिलहाल की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए वीडियो को फटाफट से लाइक करें, और जो भी अभ्यर्थी कल आपके साथ या फिर भविष्य में कभी भी PRT का एग्जाम देने वाले हैं, मतलब भविष्य का मतलब इसी मंथ, तो निश्चित रूप से उन अभ्यर्थियों को आप इस वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि हमारे चैनल केवल शिक्षकों और भावी शिक्षकों के लिए। तो अगर आप एक शिक्षक बनने की इच्छा रखते हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाकी अगर आप किसी भी टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमें टेलीग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। जिस भी पोस्ट या फिर जिस भी सब्जेक्ट टीचर के लिए आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उससे संबंधित वहाँ पर आपको स्टडी मटेरियल उपलब्ध कराया जाएगा। तो मिलते हैं अपनी अगली इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।